नाजरीन, हमने आजकल इन प्रोग्राम्स का सिलसिला शुरू किया हुआ है जिसमें हम पाकिस्तान के मिनरल वेल्थ, अनटैप रिसोर्सेज जो हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं और अवाम में आगाही फैलाने के मकसद से और साथ पॉलिसी मेकर्स को जगाने के लिए ये प्रोग्राम का सिलसिला शुरू किया हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के जो अनटैप्ड रिसोर्सेज हैं वो उनकी मालियत है $7 ट्रिलियन। अगर किसी के पास इतनी वेल्थ हो और फिर भी वो एक डेवलपिंग कंट्री में उसका शुमार होता हो तो इसके पीछे कोई कई नाअहलियाँ मेरे ख्याल में छुपी होती हैं। आज उन्हीं बातों पे हम जिक्र करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरीद मलिक साहब। डॉक्टर साहब ने यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में PhD की है। उसके बाद पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में आके उनका जो पहला कोई लैंडमार्क प्रोजेक्ट था वो सैंडक का प्रोजेक्ट था, जहाँ पे उनके मुशाहिदात पे भी हम बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि पाकिस्तान के मादनी वसाइल की जो मालियत है वो $7 ट्रिलियन है, क्या ये सही है? और है तो फिर इनसे फ़ायदा क्यों नहीं उठाया जा सका? ये एस्टिमेट्स हैं और ये रिपोर्ट भी किए गए हैं। अब अगर हम इसका 50% भी ले लें, अगर $3.5 ट्रिलियन भी हो तो वही बहुत है वैल्यू उसकी भी। और हमारी जो टोटल जो फॉरेन डेट है वो $150 बिलियन के करीब है। तो ये अगर ये इनको हम एक्सप्लॉइट करें तो वो हम एक फ्रॉम अ डेटर नेशन टू अ रिच नेशन टू अ डेवलप्ड नेशन हम बन सकते हैं। पोटेंशियल हमारे पास है, अनटैप्ड रिसोर्सेज हैं। अब एरिज़ोना का आपने जिक्र किया, किसी ज़माने में कॉपर का कैपिटल था, सारी मेजर माइनिंग कंपनीज एरिज़ोना से कॉपर निकाल रही थी। अब वो निकल गया, कॉपर चला गया। अब वो जो शहर थे जहाँ कॉपर निकलता था अब वो घोस्ट टाउन्स हो गए, यानी वो लोग वहाँ से चले गए हैं। तो अब रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे पास हैं, अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड के पास हैं, टेक्नोलॉजी उनके पास है। तो अब उसका कॉम्बिनेशन किस तरह होता है कि एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो कि हम भी डेवलप करें और उनकी टेक्नोलॉजी से वो इस्तेफादा करें, उनको भी उनका हिस्सा दें। और असल जो मैं समझता हूँ कि हमारे ओनरशिप फ्रेमवर्क डेवलप नहीं हुआ प्रॉपरली। 18th अमेंडमेंट में उन्होंने ये कहा कि जी जो मिनरल रिसोर्सेज हैं ये प्रोविंसेस इसको हैंडल करेंगे। तो थर्ड कोल जिसमें मैं काम भी किया है वो फिर सिंध गवर्नमेंट के हिस्से में आया। इसी तरह ये जो रेकोडिक था ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट के हिस्से में आया। मगर ये कि प्रोविंसेस के पास वो फ्रेमवर्क नहीं था, वो थिंकिंग नहीं थी, वो अप्रोच नहीं थी, उतनी डेप्थ ऑफ नॉलेज नहीं थी, एक्सपोजर नहीं था कि क्या फ्रेमवर्क हो डेवलप का कि जो लोकल एरिया भी डेवलप करे, प्रोविंस भी उससे इस्तेफादा करे, उसका मुल्क का भी फ़ायदा हो, नेशन बिल्डिंग भी हो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो। तो ये सारा फ्रेमवर्क अभी तक हम तैयार करने में कामयाब नहीं हुए। आपने अपनी PhD में एक वो लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने की बात की थी कि वो नेबरहुड लेवल पे कुछ सेल हो, उसके बारे में कुछ बताएं। नहीं, वो मैंने ये कहा था कि कॉमन फैसिलिटी सेंटर का मैंने जिक्र किया था। हाँ, वो ये था कि जी ये उन्होंने कि ये ऑस्ट्रेलियन मॉडल है ये। अच्छा। ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर का वो ये मॉडल ये है कि वो जहाँ जो मिनरल डिपॉजिट होता है उसका एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर वो बना देते हैं। इस तरह जहाँ तांबा निकलता है वहाँ तांबे का कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना देते हैं। इस तरह हमारे केस में तांबा जो है वो कोफ्तास्तान के एरिया, रेकोडिक का एरिया और संदक का, हम वहाँ एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर कॉपर का बना सकते हैं, तांबे का। यानी तांबे की सारी जो नॉलेज है वो वहाँ अवेलेबल हो, सही। और वहाँ एक सेंटर बने जहाँ लोग पढ़ें भी, सीखें भी, रिसर्च भी करें, इंजीनियरिंग भी करें। इस तरह मैंने जाके एरिज़ोना से इंजीनियरिंग की क्योंकि वो कैपिटल था कॉपर का, मेटल्स का, वो माइनिंग का बहुत मेजर यूनिवर्सिटी फोकस था उसका। तो इस तरह ये लोग फिर जिसने रिसर्च करनी है तांबे पे वो वहाँ जाके इस्तेफादा करे, इसने वो कोई प्लांट लगाना है वो भी इस्तेफादा करे। कोयले का जो है वो थर में बन सकता है कॉमन फैसिलिटी सेंटर, और जिस तरह ये सोने का है ये चित्राल में या पेशावर में बन सकता है। तो इस तरह हमने कॉमन फैसिलिटी सेंटर का मैंने मशवरा दिया था कि हम वो बड़ा अच्छा मॉडल है। और इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी ऑस्ट्रेलिया में ही है, ठीक। और सबसे पहले रेकोडिक में भी वही आए थे, ऑस्ट्रेलियन कंपनी आई थी रेकोडिक में भी, PHP।
ब्रोकन हिल प्रोप्राइटरी जो उनकी सबसे बड़ी दुनिया की माइनिंग कंपनी, दे केम टू रेकोर्डिक फर्स्ट। उन्होंने फिर आगे जो बेच दिया इनको एंटेफोगस्टा को और ये बैरे गोल्ड वालों को, और दे टुक ओवर फ्रॉम BHP। अच्छा, ये रिकोडेक से पहले हमने एक प्रोजेक्ट किया है, आपने उसमें काम किया जब आप 92 में वतन वापस आए तो सैंडक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट में बतौर कंसल्टेंट काम किया जी। तो आपने उस प्रोजेक्ट को क्लोजली वॉच किया है जी। तो बुनियादी तौर पर क्या गलतियां हुई जिसकी वजह से हम उसको एक फेल प्रोजेक्ट के तौर पे जानते हैं, ना कि कोई उसने पाकिस्तान की डेवलपमेंट में कोई किरदार अदा किया? देखें जी, पहले तो चीज़ ये है कि हमारे यहाँ लार्ज स्केल कमर्शियल माइनिंग का एक्सपीरियंस नहीं था। अच्छा, 60s की दहाई में और 70s की दहाई में लाहौर पीसे से याद में एक मेटल्स और मिनरल सेंटर था और उनमें कई लोग बाहर से पढ़ के भी आए, उस पर काम करते थे और एक्सपर्टीज अवेलेबल थी। मगर क्योंकि वो एक बहुत पीरियड हुआ कि कोई यहाँ माइनिंग प्रोजेक्ट नहीं लगा तो आस्ता आस्ता वो फिजल आउट होते गए, वो लोग रिटायर हो गए, उनको रिप्लेस नहीं किया गया। तो जो थोड़ी बहुत नो हाउ एग्जिस्ट भी करती थी हमारे यहाँ लोग डोमेस्टिकली, वो भी आस्ता आस्ता ख़त्म हो गई। तो हमारे यहाँ ना थ्योरेटिकल को बेस इतनी स्ट्रॉन्ग थी और ना कोई कमर्शियल बेस इतनी स्ट्रॉन्ग थी जिससे हम इस प्रोजेक्ट को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते। वो क्योंकि मैं एरिज़ोना से आया था और मेरे एक्सपीरियंस था, एक्सपोजर था, तो मैं उसको चैलेंज को अंडरस्टैंड करता था और वो मैंने आके यहाँ इनको समझाने की कोशिश की। ये मुझे कहें कि ये 90 दिन का ओवरलैप है, टर्न की प्रोजेक्ट है और ये वो 95 अगस्त में ये माइन कंप्लीट हो जाएगी और वो फिर 90 दिन हमारे लोगों के साथ काम करेंगे और वो फिर ये प्रोजेक्ट आने लग जाएंगे। तो वो मुझे वो कोई आपने कोई प्रॉपर्टी का कब्जा तो नहीं लेना ना, कोई प्लाजे का कब्जा तो नहीं लेना, आपने एक फंक्शनल माइन चलानी है, उसमें हज़ारों कंपोनेंट्स हैं, उसमें क्रशिंग है, ग्राइंडिंग है, केमिकल्स हैं, फ्लोटेशन है, लेबॉर्ट्रीज हैं, ट्रेनिंग है, देखिए ना, मेंटेनेंस है, एक ह्यूज एक ऑपरेशन है, कोई छोटे मोटा काम तो नहीं था। तो वो मैं को समझाने की कोशिश करता था मगर ये समझना नहीं चाहते थे। तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता था। जो चाइनीज जो थे वो उस लिहाज से होशियार थे, उनको पता था कि जो मैं बातें कर रहा हूँ दैट मेक सेंस। अच्छा, ये मैंने नोटिस किया है और दो चाइना हमारा दोस्त है, हमारे चाइना से अच्छे रिलेशंस भी हैं और होने भी चाहिए, मगर चाइनीज भी जो है वो दे नॉट दैट थरो, दे नॉट दैट ऑनेस्ट इन देयर डीलिंग्स। मैंने ये नोटिस किया है। मतलब अगर कोई गलती कर रहा है, ये वो कर रहा है और जिसमें उसका नुकसान हो रहा है, इनका फायदा हो रहा है, तो ये अपना फायदा होने देते हैं। जो मैं समझता हूं कि दोस्ती के असूल के खिलाफ है। उनको भी वो गाइड करना चाहिए कि नहीं भाई ये आप गलत कर रहे हो, मतलब यू शुड नॉट डू दैट। अच्छा, अमेरिका में मैंने ये देखा था, वेस्ट में मैंने ये देखा है कि वहाँ, अब मुझे मालूम नहीं क्योंकि मुझे काफ़ी साल हो गए वापस आए हुए, कि ये जो स्टैंडर्ड्स थे ना इस तरह ये एथिकल स्टैंडर्ड्स वो ज़रा हायर थे एज कम्पेयर। वो बताते थे कि जी हाँ, कि ये बताते थे कि जी हम पुराना इक्विपमेंट लगा रहे हैं, नया लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं। अब ये जो संदक में ये था कि वो हमारी जो टीम थी उनको तो पता ही कुछ नहीं था क्या हो रहा है। सी, उनको ये नहीं पता था पुराना इक्विपमेंट लग रहा है, नया इक्विपमेंट लग रहा है। उनको ये नहीं पता था कि जी कॉन्सेंट्रेट बाहर जाएगा, इसको हमने किस तरह कंट्रोल करना है, किस तरह चेक करना है, इसमें हमारा जो सोना, चांदी, तांबा, ये सारी जो चीज़ें हैं, इसको हमने किस तरह वो मॉनिटर करना है, कंट्रोल करना है, ट्रैकिंग करनी है, क्योंकि हमारा मिनरल तो हमारा था, देखो ना, वो तो हमारे लिए बना रहे थे। ये सारी जो चीज़ें थी, मैंने कहा जी लेबॉर्ट्री बनाएं। सबसे पहले तो आप लेबॉर्ट्री बनाएं, लोगों को ट्रेनिंग दें, इनको समझाएं, बताएं, सही, इनको पता चले कि ये कमर्शियल माइनिंग ऑपरेशन किस तरह चलते हैं। तो वो मैंने कोई 10 रिकमेंडेशन दी पहले विजिट पे, तो उसमें से उन्होंने 2 रिकमेंडेशन जो है वो एक्सेप्ट की जो उनको सूट करती थी, जिससे थोड़ा बहुत उनका काम में स्मूथ हो गई वो अप्रूवल वगैरह का प्रोसेस। मगर जो बेसिक फंडामेंटल्स थी जिसके ज़रिए इन लोगों ने तैयारी करनी, 3 साल बहुत पीरियड था, अगर वो प्रोजेक्ट्स फॉलो करते तो हमारी टीम तैयार हो जाती एंड अंडर माई गाइडेंस ऑफ कोर्स हम वो कर सकते थे, ऐसी बात नहीं है। मगर वो नहीं किया, हमने शॉर्टकट लेने की कोशिश की। इसमें इनकॉम्पिटेंस भी थी, वेस्टेड इंटरेस्ट भी था, सी, करप्शन भी थी, सब, इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ये सब कुछ हुआ। अच्छा, आपकी सिफारिशात नहीं मानेगी, अगर मान ली जाती जी, तो ये सैंडक के प्रोजेक्ट की क्या वैल्यू थी और उसका पाकिस्तान के डेवलपमेंट में कितना किरदार हो? देखें जी, उसकी तो सबसे पहले जो इम्पैक्ट ये होना था, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरा फोकस था उसके ऊपर ये था कि वो हमारा पहला लार्ज स्केल कमर्शियल माइनिंग का प्रोजेक्ट था
अगर उसको कामयाबी से हम कनार करते तो हमारे पास टीम तैयार हो जाती, नोहा तैयार हो जाती, टेक्नोलॉजी आ जाती। इट वाज द मार्जिनल प्रोजेक्ट, मतलब बहुत रिच प्रोजेक्ट नहीं था रेकोडेक के मुकाबले में, वो मार्जिनल प्रोजेक्ट था। लेकिन एक सेक्टर खड़ा हो जाता। हाँ, हम खड़े हो जाते, हमारी टीम तैयार हो जाती, लोग तैयार हो जाते। जिस तरह गैस का सेक्टर में हमारी पूरी नेटवर्क है, हमने खुद डेवलप किया, हमारे इंजीनियर्स तैयार हैं, वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट गैस नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। वो पूरी सुई गैस में वो गैस हमने पाकिस्तान हर कोने नुक्कड़ में पहुंचाई है। देखे ना, एक्सपर्टीज डेवलप हो गई। वो क्योंकि हमने एक्सपर्टीज वो लूज कर दिया चांस, और वो दे भी दिया उनको कॉन्ट्रैक्टर को जिसने बनाया था वो प्रोजेक्ट, एमसीसी मेटलर्जिकल कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना। तो फिर रेकोडेक में हमें फिर देना पड़ा। देखे ना पॉइंट, अगर हमारी टीम तैयार होती रेकोडेक हम खुद कर सकते थे, कुड हैव डन इट। देखो ना, तो ये जो फेलियर है, मुझे इसका बड़ा अफसोस हुआ कि हम कर सकते थे, हमारी टीम तैयार हो सकती थी। शुक्र है कि थर में हम कामयाब हो गए। अब थर में माइनिंग हम कर सकते हैं। अब हमने 2 माइंस तो ये सब है फंक्शनल है। अब इंशाल्लाह वो अभी तो बहुत माइन वहाँ बहुत बड़ा डिपॉजिट है, कई और माइंस बनेंगी, और ये कोला को हमने कवर कर लिया है, मगर जो मेटल्स का था वो हम नहीं कवर कर सकते। अच्छा, कोल हमारे पास है और उसको से हम फायदा भी उठाएंगे। हाँ, माइनिंग भी कर सकते हैं, गैसिफिकेशन भी हमने कर ली है। लेकिन जो कीमती सबसे मेटल है गोल्ड, जी, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये असल में नॉन फेरस मेटल्स में आते हैं। अच्छा, ये ब्रॉड कैटेगरी जो होती है जी, इसमें फेरस मेटल्स होते हैं और नॉन फेरस होते हैं। अच्छा। फेरस मींस आयरन रिलेटेड। वो भी जो हमने कराची स्टील में लगाई, हम तो मेटलर्जिस्ट बने थे इन रोमांस ऑफ कराची स्टील में, तो वो शुक्र हमारी जिंदगी में लगी है, बड़े खुश हुए। मगर कोशिश हमारी ये थी, और मैंने प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए बाद में, कि हम कराची स्टील मिल्स अपनी लोकल ओर इस्तेमाल करें, लोकल कोला इस्तेमाल करें। वो भी इंपोर्टेड कोल पे लगी थी वो, क्योंकि भुट्टो साहब जल्दी में थे, उनका ख्याल था अगर मैंने स्टील मिल ना लगाई तो फिर ये नहीं बनेगी स्टील में। तो उन्होंने इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पे स्टील में लगा दी कराची में, इसीलिए पोर्ट पे लगाई थी कि आसानी थी। रॉ मटेरियल ऑस्ट्रेलिया से और भी आती थी, कोला भी आता था, उसको प्रोसेस हम कराची में करते थे, उसमें पिपरी क्रीक जो। अच्छा, आप इन प्रोग्राम्स में बार बार इस बात पे स्ट्रेस कर रहे हैं कि जो गोल्ड है वो बाहर नहीं जाना चाहिए जी, या अगर जाए तो उसकी ट्रैकिंग करनी चाहिए, या पहली बात तो जाना ही नहीं चाहिए, इधर ही वो होना चाहिए। तो इस बारे में आप के मकामी जो रिफाइनिंग है उस बारे में जो सबसे पहला स्टेप हुकूमत को लेना चाहिए वो क्या होना चाहिए? देखिए जी, गोल्ड की जो मेटलर्जी है वो रिलेटिवली आसान है और रिलेटिवली स्टैंडर्ड है, क्योंकि गोल्ड की इतनी रिफाइनिंग की जरूरत नहीं होती। और दूसरा ये है कि गोल्ड जो है वो लीचिंग साइनाइड सोल्यूशन में वो लीच हो जाता है। यानी अगर आप एक, उसको हम पैड लीचिंग कहते हैं, अगर आप एक वो रॉक निकालें, ज़मीन से वो निकालें, उसको एक फट्टे पे रखें, उस पर साइनाइड सोल्यूशन डालें, तो साइनाइड से उसके थ्रू जाके गोल्ड साथ अपने एब्जॉर्ब करके ले जाएगा। इट्स वेरी ईजी। गोल्ड की उस लिहाज से जो है वो मेटलर्जी आसान है, क्योंकि वो साइनाइड में डिजॉल्व हो जाता है, साइनाइड से आप निकाल सकते हैं। गोल्ड जो है वो मरकरी में डिजॉल्व हो जाता है, एमल्गम बन जाता है, उसको हम निकाल सकते हैं। तो गोल्ड उस लिहाज से इतना मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तांबा ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसको फिर आपको बिजली और इलेक्ट्रिसिटी से रिफाइनिंग करनी पड़ती है, और फिर उसको प्योरिटी तक ले जाना पड़ता है, 999 या 49, 99.999%, तब इस्तेमाल काबिल इस्तेमाल होता है। तो ये मेटलर्जी मुश्किल है गोल्ड अपना तांबे की। उसकी एल्यूमिनियम की उससे भी मुश्किल है, सिल्वर जिसे हम कहते हैं एल्यूमिनियम जो है उसकी उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो ये गोल्ड और सिल्वर उस लिहाज से आसान है इसकी मेटलर्जी, और हमारे नो हाउ भी है। अगर मुझे पता नहीं, बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म है कि हमारी जो ये जो यहाँ कॉइन्स बनती हैं लाहौर में, जो है क्या कहते हैं उसको, मिंट, हाँ मिंट, पाकिस्तान मिंट के पास गोल्ड मेटलर्जी अंडरस्टैंड करते हैं, उनका पूरा सेक्शन है। मैंने विजिट भी किया था, बल्कि मैं चाहता था कि उसको उनको अपग्रेड करें, तो उनके पास वो गोल्ड की मेटलर्जी को अंडरस्टैंड, सिल्वर की मेटलर्जी को अंडरस्टैंड करते हैं, और एक्सपर्टीज भी है उनके पास। लेकिन वो उससे आप जितना काम होना चाहिए वो आप समझते हैं कि उसको हम एक्सपैंड कर सकते थे ना। देखें ना, शुरू में तो कौमें इस तरह अपना कैपेबिलिटी डेवलप करती हैं। तो आप कहते हैं कि 50 और 60 में ये PCSI में बहुत, बिल्कुल, मेटल और मटेरियल्स रिसर्च सेंटर बना बाकायदा, और बड़े कॉम्पिटेंट लोग उसमें, मेरे उस्ताद हमारे सारे वहीं से जो मैं पढ़ाने आते थे, डॉक्टर काजी थे, डॉक्टर हक थे, काफ़ी लोग थे जो वहाँ से आते थे, नसीरुल हक साहब। और वो फेड होता गया, कोई लेगेसी पीछे नहीं रही। तो इस जैसा इदारा, अगर उसी इदारे को हम दोबारा खड़ा करना चाहें तो उसके लिए क्या स्टेप्स अब मेरा ख्याल है अब उसमें बहुत टाइम लगेगा। अब हमें जो है ना, अब हम फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट पे हैं।
अब हमें मॉडल मलेशिया का मॉडल करना चाहिए। पीछे प्राइम मिनिस्टर हमारे मलेशिया भी गए हुए थे। मलेशिया का मॉडल ये है कि उन्होंने फॉरेन कोलैबोरेशन से उन्होंने रिसर्च की तरफ नहीं गए, वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ गए, प्रोडक्शन की तरफ गए से अब वो रिसर्च की तरफ आ रहे हैं। हम रिसर्च से उस तरफ जा रहे थे। जो ट्रेडिशनल मेथड ये है कि आप पहले रिसर्च करते हैं, वो टेक्निकल नॉलेज डेवलप करते हैं और फिर आप टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं और फिर आप प्लांट लगाते हो, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाते हैं। हमारा वो मॉडल था, मगर अनफॉर्चुनेटली हम साइंस में फंसे रह गए, रिपोर्टें लिखने में रह गए, प्लांट कोई नहीं बने हमारे। उन्होंने प्लांट से शुरू किया विद कोलैबोरेशन अंडर लाइसेंसिंग, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग से शुरू किया, अब वो रिसर्च की तरफ आ रहे हैं। मैं जब भी जाता हूं मलेशिया तो मुझे कहते हैं मैं रिसर्चर दे, हमारे पास रिसर्चर थे, हम प्लांट तक नहीं पहुंचे। उनके पास प्लांट है, वो रिसर्चर के बाद। तो पीछे प्राइम मिनिस्टर मुझे बड़ा ताजुब, वो कहने लगे कि जी हमारी हेल्प करेगा मलेशिया। बेचारे वो हमारी, हम वी आर मच अहेड ऑफ मलेशिया। मैं बड़ा हैरान हुआ कि प्राइम मिनिस्टर हमारे, हालांकि वो खुद उनका मतलब पेशेवर तो वो आयरन एंड स्टील के बंदे हैं, तो उनको ये अंडरस्टैंड करना कि जी हम टेक्नोलॉजिकली वी आर मच अहेड, हम वी आर ए न्यूक्लियर पावर, हम जहाज बनाते हैं, टैंक बनाते हैं, मतलब हम कोई छोटी मोटी चीज तो नहीं है। वो तो हमारी लीडरशिप छोटी मोटी है, मगर लोग तो मलेशिया को बड़ा हेल्प किया हमने। उनका आइन AK बरोई ने बनाया, देखो ना, ये वी हेल्प देम। महातिर मोहम्मद से मेरी मुलाकात हुई, महातिर मोहम्मद के दादा मनसारा से गए हुए हैं। हाँ, उनकी दादा मनसारा, मैंने पूछा उनसे, वो कहते हैं हाँ मनसारा से उनके वालिद गए, दादा गए तो उन्होंने शादी की वहां। तो ये सेकंड जनरेशन है जो मलेशिया में पैदा हुए, रिटर्न अराउंड मलेशिया। देखो ना कहां से कहां फ्रेमवर्क बहुत अच्छे डेवलप किए उन्होंने। जो हम सीख सकते हैं मलेशिया से वो ये है कि उन्होंने जो फ्रेमवर्क थे जिसके जरिए मैन्युफैक्चरिंग और प्लांट बनते हैं, वो उन्होंने बड़े अच्छे डेवलप किए। वो भी मैंने बड़ी रिकमेंडेशन दी थी आके कि जी जिस तरह उन्होंने फ्रेमवर्क्स डेवलप किए हैं। उनका एक अदारा है सिरम के नाम से, स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मलेशिया। हर चीज जो मलेशिया में बनती है उसके वो स्टैंडर्ड बनाते हैं, उसकी रिसर्च करते हैं, उनके बाद लेबोरेटरीज हैं। वो मैंने सजेस्ट किया था, ऐसा अदारा हमें भी चाहिए और हम अपने PCSAR को कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे अदारे में। उसको मैंने कहा था सिरप के नाम से, स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। वो मलेशिया से हम हासिल। तो आप पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के चेयरमैन रहे जी, तो इसके आप तजर्बात शेयर करें कि आपने कोई इस तरह का फ्रेमवर्क डेवलप करने की कोशिश की या इस इदारे में, या रिसर्च का जो स्टैंडर्ड और वो थे वो आपने क्या तय किया? और देखिए जी, पहली तो मैंने जो कोशिश ये की कि जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च है वो इंडस्ट्री का काम है कि वो रिसर्च जाएगी कहाँ। तो पहला तो सवाल हमने हर उस पर पूछना शुरू किया, एंड यूजर का कॉन्सेप्ट कि जो रिसर्च जाएगी किधर, वेयर विल दिस रिसर्च गो। तो जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं CD के पास गया, मैंने कहा जी आप बताएं कि आप कोई रिसर्च, आप किस किस्म की रिसर्च आपको चाहिए। उन्होंने कहा जी हाँ ये वाइल्ड बोर बड़े हैं जो इस्लामाबाद में फिरते हैं, आप हमें प्रोसेस डेवलप करके दें इनका पॉपुलेशन कम करने की। फिर उन्होंने रिसर्च दी उनको, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से आए, उन्होंने वाइल्ड बोर पॉपुलेशन कंट्रोल की। देखो ना, एक रिसर्च का कोई एंड यूजर होना चाहिए। ये ब्रेड वाले आए लाहौर के कि जी हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, उंगली लग जाती है, हमने रिसर्च की। ये गैस के पाइपलाइन वाले कंपनीज आएंगे जी हमारी जो अंडरग्राउंड कोटिंग है ये खराब हो जाती है। फिर हमने गिलगित बल्तिस्तान वालों के पास ये ऑर्गेनिक फ्रूट्स बड़े होते हैं, वो खराब हो जाते हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, उसकी डिहाइड्रेशन, सोलर डिहाइड्रेशन में हमने काम किया। तो मेरा मतलब है कि जब तक एक्सेस टू मार्केट, कमर्शियलाइजेशन इज द चैलेंज, हम कमर्शियलाइजेशन नहीं कर पाते, रिसर्च हम कर लेते हैं, एक ये है एस्पेक्ट। दूसरे एस्पेक्ट ये है कि जब भी हमने पाकिस्तान में प्रोडक्ट ड्रिवन रिसर्च की हम कामयाब हुए। हमने कहा जी एटम बनाना है, हमने बना लिया। हमने कहा जहाज बनाना, हमने बना लिया। हमने कहा ये टैंक बनाना, हमने बना लिया। जब भी हमने एक फोकस्ड प्रोडक्ट ड्रिवन रिसर्च की हम कामयाब हुए। जब हमने ये नहीं किया तो हम रिपोर्टें लिखते रहे, रिपोर्टें लिखी और वो फाइल कर दी। उस मोड से हमने निकलना है। हमारा जो साइंसदान है वो अनफॉर्चुनेटली उस मोड से नहीं निकला। वो रिपोर्टें लिख के वो समझता है कि मैंने अपना काम कर दिया। चाय का आज मैं सुबह पढ़ रहा था, वेरी इंटरेस्टिंग, ये चाय का आज मैं सुबह पढ़ रहा था, अखबार में आया हुआ है कि जी ये चाय, वी आर द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। $1 बिलियन की चाय में इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि चाय तो हमारे इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। देखो ना, हमारे तो उसके बगैर रह नहीं सकते। लोग खाना भी उससे खा लेते हैं, नाश्ते भी उससे करते हैं, एंटरटेनमेंट भी उससे होती है। अच्छा, चाय पहले आती थी मशरकी पाकिस्तान से,
तो हमने इस पर फोकस नहीं किया। अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं $1 बिलियन की चाय। फिर हमने रिसर्च की, टी रिसर्च इंस्टीट्यूट है शिंक्यारी में, उसके इर्द गिर्द राइट और लेफ्ट पे, राइट पे कश्मीर है, लेफ्ट पे स्वात है, वहां चाय हो सकती है। हमने आइडेंटिफाई के एरियाज, वो मॉडल प्लांट्स भी शुरू कर दिए वहां लगाना। मगर वो ये है कि और मेरी टर्म खत्म हो गई 2005 में, तो मैं यहाँ आ गया, अब वो कंटिन्यू नहीं हुआ। इट शुड हैव कंटिन्यू। देखो ना, आपका फोकस होना चाहिए कि आप कमर्शलाइज करें जो पोटेंशियल आपके पास है। आप चाय लगाएं, पहाड़ों पे क्यों नहीं लगाते हैं? आप $1 बिलियन की चाय इंपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब ये मलेशिया में जो ये ऑयल सीड्स वगैरह ये करते हैं, हम भी, हमारे भी एरियाज में हो सकते हैं। सारे बलूचिस्तान खाली पड़ा हुआ, देखो ना, वी कैन ग्रो ऑल दीज। हमारा कोई गेम प्लान ही नहीं है, कोई फोकस ही नहीं है। जाके मलेशिया की तारीफ कर दी, भाई मलेशिया हमारे मुकाबले में, वी आर मच अहेड। अगर हमारे पास गेम प्लान होता, फ्रेमवर्क होते, हम तो बहुत तरक्की कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, इट कैन हैपन। मगर अब ये है कि अब हम वी हैव टू गो फास्ट ट्रैक नाउ। अब हम वो लग्जरी नहीं है कि हम रिसर्च अदारे बनाएं और फिर उन पे लोगों को बाहर भेजें, उनको वो पढ़ लिख के आए, जो शुरू में पाकिस्तान में हुआ, और बहुत लोग आए पढ़ लिख के और उन्होंने कोशिश भी की, मगर क्योंकि कोई कमर्शलाइजेशन नहीं हुई, एप्लीकेशन नहीं हुई, तो वो अंग्रेजी में कहते हैं नेवर सॉ द लाइट ऑफ डे। सी, वो फिर अंधेरा आस्ता आस्ता बढ़ता गया और रोशनी कम होती गई। तो ये हमारा ट्रेंड। ये काला बाग और चिनियोट के जो ज़खायर हैं लोग हैं जी, इनका क्या स्टेटस है? ये भी बुक्स की हद तक, स्टडी की हद तक पढ़े हैं, या इन पे भी फास्ट ट्रैक काम किया जा सकता है? हमने किया था जी, हमने कालाबाग पे तो किया। और कालाबाग PCSR भी हमने किया, कुछ जो बचे कुछ लोग थे उनके थ्रू, और उसको हमने अपग्रेड कर दिया था। उसको जो आयरन कंटेंट है वो हमको 80% पे ले आए थे, फिर वो काबिल इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, कालाबाग का हम जो एडवांटेज ये है कि वो लो ग्रेड ओर है, मगर वो इजीली एसेसिबल है, उसको माइन करना आसान है। और अभी भी लोग निकाल के ले जाते हैं, थोड़ी बहुत सीमेंट इंडस्ट्री इस्तेमाल करते हैं उसको, मगर वो सबसे बड़ा डिपॉजिट है, लो ग्रेड है, वो इस काबिल इस्तेमाल है, उसको बिल्कुल काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है। पायलट प्लांट के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, वो उसको लैब लेवल पे यहाँ लोया PCSR लाहौर ने बना लिया था, वी आर रेडी फॉर इट। ठीक। अच्छा, दूसरा ये है कि जो चिनियोट की आयरन ओर है, इस पर भी काफी काम हुआ है, ये इसके लिए भी हम तैयार हैं। और हमारी कोशिश ये थी कि हम इसको भी पायलट प्लांट पे लेके जाएं। जब मैं साइंस फाउंडेशन में था, इसमें जरा माइनिंग का इशू है कि ये शहर के नीचे है जो डिपॉजिट है, तो वो टनल माइनिंग एक होती है, नीचे से आप जाके वो निकाल लेते हैं, वो भी हो सकता है। और बल्कि हमने तो प्रपोज ये किया था कि यहाँ स्टील मिल लगाई जाए इधर चिनियोट में, बेस्ड ऑन आवर ओन आयरन ओर। लेकिन अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इतने रॉ मटेरियल हमारे पास, $60 ट्रिलियन के रॉ मटेरियल हैं। हम लोहा इंपोर्ट करते हैं 5 to 7 मिलियन टन अ ईयर, कॉपर हम इंपोर्ट करते हैं, एल्यूमिनियम हम इंपोर्ट करते हैं, देखो ना। और कल को हम ये जो है मिनरल्स जो हैं ये भी इंपोर्ट करेंगे, अगर हमने बेच दी अनफिनिश्ड। सी, अनफिनिश्ड हम बेच देते, बाद में इंपोर्ट करते हैं एट 10 times 100। फेरोक्रोम है, वो हम कई सालों से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रोसेस नहीं करते। यानी हम जो चंद $, $10 का बेचते हैं, $100 का वापस खरीदते हैं फिनिश, अपना मटीरियल, हमारे जो चीज। तो पाकिस्तान स्टील के लिए जो उसको फंक्शनल करने के लिए क्या हम ये मकामी जो खाम माल है उससे हम इस मिल को चला सकते? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस पर फोकस होना चाहिए। और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और उनके पास बड़ी माइनिंग राइट्स भी हैं उनके पास। मगर इस वक्त क्योंकि उसको रिस्टोर करने के लिए मेरा ख्याल है कि आपको, रशियन आर रेडी, मेरी रशियन एम्बेसडर से मीटिंग भी हुई थी, दे आर रेडी टू रिवाइव द कराची स्टील मिल। तो वो इस वक्त क्योंकि रिवाइव करने के लिए हो सकता है अभी हमें जो एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल जो इंपोर्टेड है उस पर उसको रिस्टोर कर लें, और फिर आस्ता आस्ता उसको हम रिप्लेस करें। ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगी एज ए प्रोफेशनल, मैं ये समझता हूँ। तो मगर वो रिवाइव हो सकती, कोई मसला नहीं है। तो रिकोडेक जो प्रोजेक्ट है, इसको इधर ही टोटली इसकी ईरान के मॉडल पे कि इधर ही उसकी रिफाइनिंग हो जी, तो उस पे कौन से अवामिल हैं जो नहीं होने दे रहे, या ये क्या आउट ऑफ रीच है, या बहुत ही एक्सपेंसिव है कि जिसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे, या हम इजी सॉल्यूशन के? मेरा ख्याल है कि 2-3 चीजें हैं। पहली तो चीज ये है कि हम वी वांट क्विक रिकवरी, जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं, उसमें हम अपना नुकसान कर लेते हैं। जब भी आप कोई चीज क्विक उसमें करते हैं टर्न अराउंड, तो उसमें आपका नुकसान होता है, नंबर 1। नंबर 2 बात है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो उनको दे डोंट नो व्हाट इज रिक्वायर्ड, गेम प्लान क्या है, उनके वो नॉलेज नहीं, क्योंकि दे आर नॉट प्रोफेशनल, उनकी वो फील्ड नहीं, वो अंडरस्टैंड नहीं करते। नंबर 3 ये है कि जो एग्रीमेंट हम करते हैं वो डिफेक्टिव होते हैं।
उसमें हम अपना इंटरेस्ट नहीं रखते। अब इस वक्त भी एज वी स्पीक 50% हमारा है, 50% बैरिगोल्ड का, 50% जो हमारा है उसमें 25% जो है वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट का, 25% फेडरल गवर्नमेंट का। इस वक्त भी फेडरल गवर्नमेंट अपना 25% सऊदी अरेबिया की मादन ग्रुप उसको बेचने के चक्कर में कि $2 बिलियन हमें मिल जाए। अभी भी नेगोशिएशन चल रही है कि वहां से कोई पैसे खींच लें। तो ये जो शॉर्ट टर्म गेन्स है असल में फोकस नेशन बिल्डिंग पे नहीं है, लॉन्ग टर्म गेन्स हमें चाहिए। आफ्टर ऑल हमारे रॉ मटेरियल है, हमारे मिनरल वेल्थ है, इसको हमने इस्तेमाल करना है, हमने नेशन बिल्डिंग करनी है, उस इलाके को डेवलप करना है, उस प्रोविंस को डेवलप करना है, मुल्क को डेवलप करना है। देखो ना, वी हैव टू डू इट। कौन करेगा कि अगर आप बेचते जाएंगे, वो कहते हैं ना वो सेलिंग दी, वो फैमिली सिल्वर वाली बात है, कितनी देर आप बेच के गुजारा करेंगे? तो ये आप बेच खत्म हो जाएंगे। अच्छा, अगर आज से हम एक राइट ट्रैक पे आ जाते हैं, अपने रिसोर्सेज को खुद रिफाइन करते हैं, उनके वैल्यू एडिशन करते हैं, और तो आइंदा 10 साल में पाकिस्तान की इकानमी में कितना टर्न अराउंड हो जाएगा? पहली तो चीज़ ये है जी कि एक और मैं बात आपके प्रोग्राम की तरफ उससे कहना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान ट्रैक पे रहता 58 अक्टूबर में जो हालात वो ना होते तो वी वुड हैव बीन द फर्स्ट एशियन टाइगर। अब हम फिर एशियन टाइगर बन सकते हैं इन 5 to 10 ईयर्स। इस वक्त एशियन टाइगर्स हैं जो बड़े बड़े डेवलप मुल्क हैं, जिसमें चाइना है, साउथ कोरिया है, ताइवान है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है। सी हम 5 to 10 ईयर्स वी हैव द पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग द नेक्स्ट एशियन टाइगर ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ एशिया, नॉट द वर्ल्ड, ऑफ द एशिया। एशियन टाइगर एशिया के हैं। वो कई दफ़ा तकरीरें करते हैं, नवाज शरीफ वगैरह और ये सारे लोग, ये जी हम पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना देंगे। मैं कहा जी एशियन टाइगर बने तो उनका फ्रेमवर्क तो स्टडी करें कि व्हाट डिड दे डू टू बिकम एन एशियन टाइगर। सही, सबसे पहले एजुकेशन, 100% लिटरेसी, दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। सही, दूसरा ये कि फोकस ऑन टेक्नोलॉजी, देखे ना, फोकस ऑन कमर्शियलाइजेशन ऑफ रिसर्च, दिस इज हाउ दे बिकम एशियन टाइगर। इस एशियन टाइगर कोई स्प्रे करने से एशियन टाइगर नहीं बन जाता। देखो ना, आपने अगर एशियन टाइगर बनना है तो आप उसका फ्रेमवर्क स्टडी करें, देखें कि वो किस तरह एशियन टाइगर बने। और मलेशिया तो बिल्कुल रिसेंट तो मलेशिया बना एशियन टाइगर, हम बिल्कुल बन सकते हैं। कोई 5 to 10 ईयर्स इज, अगर हमारा गेम प्लान ठीक हो, वी आर ऑन ट्रैक, लीडरशिप हमारी सही हो, सही प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो, लोग क्विक हो, बक्स बनाने के चक्कर में ना हो, और मिनरल पोटेंशियल को फुली एक्सप्लॉइट करना अगर हम करें तो 5 to 10 ईयर्स ऑल वी नीड टू बिकम एन एशियन टाइगर। ये मेरा दावा है। नाजरीन, अल्लाह करे हमारे अगले 5 से 10 सालों में कोई तब्दीली आ जाए। इसी दुआ के साथ हमें इजाजत, कोशिश करेंगे जी, वी हैव टू कीप ट्राइंग, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, वी कांट लेट थिंग्स द वे दे आर।